पिछली 13 साल की उम्र से अखबार बेचे, सड़कों पे पकोड़े बेचे, बर्फ के गोले बेचे, ईंटें उठाई, गारा उठाया, मकान बनाए, कारखानों में काम किया, सब कुछ किया मैंने। पाकिस्तान 1990 में अखबार निकला था। जी जी। आप तब पैदा भी नहीं हुई थी, तो आपके वालिदैन के दिमाग में भी नहीं आप होंगे। चैनल्स की तरफ जब आया तो चैनल 5 मैंने लॉन्च किया। दुनिया टीवी का मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर था, लॉन्चिंग टीम का। मैंने एक उर्दाबी जबान इजाद की है जिसमें मैं कॉलम लिखता हूँ। मेरे लिए ना नवाज शरीफ हीरो है, ना जरदारी हीरो है। ये जो लफाफा वर्ड होता है के पीछे क्या है? करोड़ों रुपए की चादरें चढ़ती हैं, करोड़ों रुपए के चंदे आते हैं, तो कौन खा जाता है? ठीक है, उन मज़ारों के सामने फुटपाथों पे लोग सर्दी से मर जाते हैं और आप कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ा रहे होते हैं। एक सहाफ़ी भूखा मर रहा है, उसकी तनख्वाह भी बहुत थोड़ी है, फिर उसे तनख्वाह भी इदारे नहीं दे रहे। छोटा सा से एक सहाफ़ी जिसकी 20, 22, 23 हजार रुपए तनख्वाह होती है, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है? कभी किसी ने सोचा है? तो दूध बेचने वाला गटर का पानी मिलाएगा, केमिकल का दूध बेच रहा है। गोश्त बेचने वाला कुत्ते का बेचता था, गधे का बेचता था, सूअर का भी गोश्त बेचता है इस मुआशरे के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान आतिका शेख। और आज मैं जिस मेहमान से आपको मिलवाने वाली हूँ वो तो किसी तारीफ के मुहताज तो है नहीं और उनको पूरी दुनिया जानती है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, उनके बारे में मैं बताती चलूँ। उस्ताद सहाफ़त, मरूफ कालम निगार, सीनियर एंकर, तजिया निगार, एडिटर जनाब इज़हार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आपने इतनी तारीफें की, इतनी तारीफें तो पाकिस्तान में मरने वालों की होती है। जितनी आपने जिंदा मेरे मुंह पे कर दी, तो मैं तो आपको शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर आप वाकई में तारीफ के काबिल हैं, मुझे तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो भी जानते हैं और आपके माशाल्लाह इतने फैंस हैं, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी झूठी तारीफ कर रही हूँ। सर मेरा आपसे जो सवाल है, मुझे ये बताइएगा, आप बचपन से ही बाकी में न्यूज़पेपर बेचते थे, क्या एज थी आपकी? मेरा ख्याल है आई वॉज जस्ट 13 साल का था जब मैंने ये अखबार बेचने शुरू किए थे, और 13 साल से फिर ऑनवर्ड अब तक मुशक्कत का एक सिलसिला है, जो जारी है, खत्म नहीं होता। और अब अगर कभी मुशक्कत ना करनी पड़े तो मुझे ज़रा थकन महसूस होती है। जिस्म को इतनी आदत हो गई काम करने की कि अब आराम मुझे तकलीफ पहुंचाता है। तो मैं पिछली 13 साल की उम्र से अखबार बेचे, सड़कों पे पकोड़े बेचे, बर्फ के गोले बेचे, ईंटें उठाई, गारा उठाया, मकान बनाए, कारखानों में काम किया, तो सब कुछ किया मैंने। सर जो आप एज बता रहे हैं कि आपने 13 साल की उम्र में किया, तो 13 साल का जो बच्चा होता है उसकी उम्र जो 13 साल है उसकी स्टडी की उम्र होती है, वो क्योंकि ड्राइंग एज होती है। तो मुझे ये बताइएगा, आपको कभी फील नहीं हुआ कि एजुकेशन के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ, तो आप अपनी स्टडी किस टाइम करते थे? क्योंकि माशाल्लाह जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे कोई आम बंदा नहीं बैठ सकता। नहीं, मैं सुबह उठता था अजान से पहले, और फिर मैं वो जाता था अखबार मार्केट, और अखबार मार्केट के लोहारी के साथ सामने, तो वहाँ से अखबार लेता था। फिर मैं जाता था रावी के चौक, वहाँ तब बसों का एक छोटा सा अड्डा था, तो बसें वहाँ खड़ी होती थी। अब तो नहीं खड़ी होती, अब तो फ्लो इतना बना दिया उन्होंने। तो मैं फिर वहाँ अखबार बेचता था। फिर मैं साइकिल पे घर आता था, फिर कपड़े बदल के स्कूल जाता था, फिर स्कूल पढ़ के आता था। फिर शाम को मैं एक दो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ, छोटे छोटे काम थे वो करता था। तो ये पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही और मेहनत मजदूरी भी साथ साथ चलती रही। सर अगर मैं गलत ना हूँ, तो मैंने सुना है आपने दिन अखबार, आज़ाद, इनकलाब, ये सब, इससे भी ज़्यादा आपने बहुत सारे अखबारात लिखे नहीं हैं। नहीं, देखे मैं पाकिस्तान 1990 में अखबार निकला था। जी जी। आप तब पैदा भी नहीं हुई थी, तो आपके वालिदैन के दिमाग में भी नहीं आप होंगी। तो जब मैंने सहाफ़त शुरू की थी, मतलब तो आपके कहने का मतलब है आप इतने पुराने हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें कोई शक नहीं है। आप जमीन, शराब, शाहरुख, इसार, ये जितने पुराने होते हैं कीमती होते हैं। वाकई में बेशक। ठीक है, मैं तो पाकिस्तान अखबार
की लॉन्चिंग टीम में था, फिर मैं खबरें का जॉइंट एडिटर था, हाँ, खबरें लॉन्च करने में रहा। फिर मैंने चटान मसूद शोरे साहब के साथ वो निकाला, फिर मैंने दिन अखबार निकाला, फिर आज़ाद अखबार निकाला, फिर खबरें इस्लामाबाद जाके निकाला, फिर मैंने चैनल्स की तरफ जब आया तो चैनल 5 मैंने लॉन्च किया, दुनिया टीवी का मैं एग्जेक्टिव एडिटर था लॉन्चिंग टीम का, दिन अखबार मैंने निकाला, स्टार एशिया मैंने निकाला, वैल्यू टीवी मैंने निकाला, फिर जंग ग्रुप का इनकलाब मैंने निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने क्रेडिट में है मेरे पास चीजें कि मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में अपने कैरियर को भरपूर इंजॉय किया। माशाल्लाह। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि अखबारात तो आपने निकाले हैं, लेकिन आपके अखबारात में एक अलग ही बात होती है, एक पंजाबी जबान और उर्दू जबान दोनों मिक्स होती है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, एक तो जबान जो है ना वो एक बहते हुए झरने की तरह होती है, ये बहती रहती है और इसमें बहुत सारी चीजें खुद ब खुद शामिल होती रहती हैं। बहुत सारी जबानें माजी की बड़ी बड़ी जबानें थी, वो खत्म हो गई इसलिए कि वो जदीद दौर के साथ अपने आप को मिक्स नहीं कर सकती। मैंने एक उर्दाबी जबान इजाद की है जिसमें मैं कॉलम लिखता हूँ अपने। ये उर्दाबी जबान जो है दो जबानों का मुरक्कब है, उर्दू और पंजाबी का, इसे मिला के मैंने उर्दाबी। तो मैं जो जिस डिक्शन में लिखता हूँ वो डिक्शन है जो हम आपस में बोलते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो उसका फायदा ये हुआ कि पंजाबी पढ़ने वालों को उर्दू पढ़ने का मौका मिल गया, उर्दू पढ़ने वालों को पंजाबी पढ़ने का मौका मिल गया, और हमें चाहिए भी ऐसे ही है कि हम मिक्स कर दिया आपने 2 in 1 के हर जो आम बंदे की जुबान आप लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आम बंदे की जुबान लिखता हूँ और आम बंदे के लिए लिखता हूँ। आम बंदे की खाली जुबान नहीं लिखता, मैं आम बंदे के लिए लिखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का जो अखबार फरोश है वो अभी तक नहीं मरा है। मेरे अंदर का जो छाबड़ी फरोश था वो नहीं मरा है। मेरे अंदर बर्फ के गोले बेचने वाला बच्चा भी जिंदा है। तो मैं वो सारे करैक्टर, वो सारे रंग अपने इर्द गिर्द जो क्या कहते हैं लोग होते हैं उनमें तलाश करता हूँ और मैं उन्हीं को अपना हीरो समझता हूँ। ये बहुत बेहतरीन बात मेरे लिए ना नवाज शरीफ हीरो है ना जरदारी हीरो है, मेरे लिए तो एक आम आदमी और आम आदमी की बात करने वाला हीरो, बस दैट्स इट। सर, ये बहुत बेहतरीन बात की है आपने। जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ बैठे लोग ऐसी सोच नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पावर होती है, तो वो अपने से जो कमतर होते हैं उनको हमेशा छोटा ही पाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन बात आपने की है। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं और आप जैसे लोगों की हमारे माशरे को जरूरत भी है। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो लफाफा वर्ड होता है इसके पीछे क्या है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, साफियों के लिए कहा जाता है ये लिफाफा देते, तो मैं सीधी बात करता हूँ और ये जो है पैसे लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कुछ चंद ऐसे मैं बताऊंगा सहाफी? लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें। जी जी। इस पाकिस्तान में कौन एक पारसा है? बिल्कुल। क्या मौलवी मजहब को नहीं बेच रहा है? बेच रहा है। उन्हीं मस्जिदों के अंदर वो मौजन जाता है, फिर वहीं घर बनाता है, फिर वहीं बच्चे पैदा करता है, उन बच्चों को बड़ा करता है, फिर वो मस्जिद उनके हवाले कर देता है। चंदा आता है, कितना चंदा आता है कोई हिसाब नहीं होता। ये जो मज़ारों के ऊपर, क्या मज़ार नहीं बिक रहे? करोड़ों रुपए की चादरें चढ़ती हैं, करोड़ों रुपए के चंदे आते हैं, तो कौन खा जाता है? ठीक है, उन मज़ारों के सामने फुटपाथों पे लोग सर्दी से मर जाते हैं और आप कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ा रहे होते हैं। क्या सियासतदान रियासत को नहीं बेच रहा, उसके कौमी खजाने को नहीं बेच रहा? क्या हमारे जो सो कॉल्ड जिम्मेदार हैं वो क्या क्या अपने ओहदे को नहीं बेच रहे? क्या जज इंसाफ को नहीं बेच रहा? क्या टीचर तालीम को नहीं बेच रहा? सिर्फ वो जो सहाफी है उसको बड़ा पारसा होना चाहिए। सब सहाफी जो है उसका हिसाब होगा ऊपर, इनका किसी का हिसाब नहीं होना। एक सहाफी भूखा मर रहा है, उसकी तनख्वाह भी बहुत थोड़ी है, फिर उसे तनख्वाह भी इदारे नहीं दे रहे, और अगर वो कहीं थोड़ा बहुत हाथ मार ले तो बड़ा मुजरिम है। क्यों मुजरिम है? उसको जिंदा रहने का हक नहीं है? ये खुद खरबों रुपए खा जाते हैं, खरबों रुपए की डकैतियां मारते हैं,
और उसके बाद ये अदालतें और ये निजाम उनको लाल कारपेट बिछा के कहता है कि आप बाहर से चले जाएं मुल्क के। एक सहाफी के ऊपर बड़ी ताजीर है कि वो लिफाफा लेता है, वो लिफाफा लेता है, तुम लोगों की तरह वो जमीर बेच के पूरे पूरे खजाने, पूरे पूरे प्लॉट, पूरे पूरी बिल्डिंगें, पूरे पूरी फैक्ट्रियां, पूरे पूरे कौमी खजाने नहीं लूटता। एक सहाफी के ऊपर आपको बड़ा इल्जाम है, और सहाफी बेचारा क्या करता है, छोटा सा से एक सहाफी जिसकी 20, 22, 23 हजार रुपए तनख्वाह होती है, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है, कभी किसी ने सोचा है? आप वो जो सो कॉल्ड एंकर हैं जो मेकअप करके बैठे होते हैं, जिन लाखों रुपए आप तनख्वाहें देते हैं, कभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास, तुम तनख्वाह लेने वाले इतने बंगले कोठियां कैसे आ गई? सर नो डाउट कि आप ये बात कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो अंदर की बातें आपको पता होंगी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से एंकर हैं अभी हमारे जो करंट एंकर हैं ऐसे, जो कि माशाल्लाह से, जैसे आपने बोला कि वाकई में वो हैवी लफाफा ले रहे हैं, तो आपको कुछ पता है कुछ ऐसे एंकर्स के बारे में आप कहना चाहते हैं कि अपनी जगह वो अपना काम अपना बिल्कुल देखिए, दुरुस्त मैं कर आपको रहे हैं? बताऊंगा, दुरुस्त और गलत करने का फैसला तो मैं कुछ जज नहीं हूं, मैं करूँ, बिल्कुल ठीक है, ये तो देखने वाले ने फैसला करना है बिल्कुल कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे बिल्कुल। हैं। लेकिन ऐसे सहाफी भी हैं जो 80-80 लाख, करोड़ करोड़ रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन एक, मैं अब बड़ी इज्जत करता हूँ हामिद मीर की, ठीक है, वो एक सहाफी है, नेचुरल जर्नलिस्ट है, प्योर जर्नलिस्ट है। वसीम बदामी ही इज अ गुड एंटरटेनर, नो डाउट, ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर, जबरदस्त एंटरटेनर है वो, और इतना मेहनती है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह जन्नत नसीब करे। डॉक्टर आमिर लियाकत के बाद किसी बंदे को मैंने मेहनती देखा तो वो वसीम बदामी को देखा। और सच बोलने का एक अलमिया ये है कि ये मुआशरा ना सच सुनना चाहता है, ना सच कहना चाहता है, ना सच बोल बर्दाश्त करता है। बिल्कुल ये मुनाफिकों का, धोखेबाजों का, झूठों का, घटिया लोगों का मुआशरा है जो बेजमीरी की हद तक लोगों से नफरत करते हैं। जो लोगों को उनका बस चले तो उनके हिस्से की सांसें भी छीन ले, ये ऐसा घटिया मुआशरा है, ठीक है ना। इस मुआशरे के अंदर आप, मैं कह रहा था मौलवी मजहब बेचता है, आप आम आदमी पे चले गए, आम आदमी की जिंदगी देख ले। दूध बेचने वाला गटर का पानी मिलाएगा, केमिकल का दूध बेच रहा है। गोश्त बेचने वाला कुत्ते का बेचता था, गधे का बेचता था, सूअर का भी गोश्त बेचता है इस मुआशरे के अंदर, ठीक है। सब्जी बेचने वाला आपको 2 नंबर सब्जी देता है, आटे के अंदर पता नहीं क्या मिला होता है, चीनी के अंदर क्या मिला होता है, 2 नंबर घी खाते हैं आप, 2 नंबर फिजा में सांस लेते हैं आप अपने घरों को देख लें, हर रहने वाले ने अपने घर के आगे एक थड़ा बनाया हुआ है गैर कानूनी। हम पूरी कौम जो है पाकिस्तानी, ये मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना, हम कानून शिकन कौम है, कानून पसंद कौम नहीं है, कानून शिकन कौम है हम। बदकिस्मती से तो ऐसे में अगर मैं कोशिश करता हूं, मैं भी कोई फरिश्ता तो नहीं हूं ना, इंसान ही हूं, मैं तो कोशिश करता हूं कि अपने जमीर के मुताबिक बात करूं। मुझे इसकी कीमत भी देनी पड़ती है, मेरे से नहीं, मुझे पता है मेरे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, हाँ, वो क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि वो क्या सोचते हैं। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है कि मैं क्या सोचता हूँ। बेहतरीन बात, बहुत बेहतरीन बात। और ये सिर्फ बात ही नहीं, ये हमारी इस बात की हमारी यूथ को जरूरत भी है कि वो लोगों की परवाह ना करें कि लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ खुद देखें कि वो खुद कैसे खुश हैं। ये हमने बहुत सारी अच्छी बात की है। सर मुझे अब सियासत की और ये इस तरह की बातें तो बहुत होगी, मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुना है आपके बारे में कि आप ना मेहंदी हसन के लाइव गाने सुनते आए हैं, मतलब आप इतने पुराने हैं कि आप उनके गाने भी सुनते आए हैं लाइव, ये कैसा इत्तेफाक? देखिए, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैंने मेहदी हसन खान साहब को लाइव सुना है, मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब को लाइव सुना है, माशाल्लाह। मैंने उस इस दौर के, आप तो बड़े बदकिस्मत लोग हो, मैंने वो दौर देखा, लेजेंड्स का दौर। जब मैं उस दौर में का आदमी हूँ जिस दौर में मोहम्मद रफी साहब थे, किशोर दा थे, अहमद रुश्दी था, मन्ना डे था, मुकेश था, जिस दौर में आर.डी. बर्मन थे, एस.डी. बर्मन थे, नौशाद साहब थे, मैं उस दौर का आदमी। तुम्हारे पास रह के क्या बेचारा आतिफ असलम,
ठीक है ना, एक आतिफ असलम, मैंने तो लेजेंड्स का दौर देखा हुआ है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप जैसे लोगों की हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, होने भी चाहिए। जाते-जाते मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहूँगी कि हमारी जो यूथ है, उसको आप कोई अच्छा-सा मैसेज दे दें। देखिए, बात यह है कि हम तो बड़े शर्मिंदा हैं अपनी यूथ से। मैं तो पर्सनली बड़ा शर्मिंदा हूँ अपनी यूथ से कि हम इन्हें एक अच्छा पाकिस्तान, एक इंसाफ पसंद पाकिस्तान, एक रोशन पाकिस्तान, एक कामयाब पाकिस्तान नहीं दे सके। हमने इनको विरसे के अंदर भूख दी, गुर्बत दी, झूठ, नंग, नफरत, खींचातानी दी। तो मैं इनसे क्या कोई एक्सपेक्ट करूं कि ये इस माहौल में कोई बड़ा कारनामा अंजाम देंगे। लेकिन ये मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमने जो गलतियां की, हमारे बड़ों ने आधा वतन गवा दिया, हमारी नस्ल ने उस आधे वतन का बेड़ा गर्क कर दिया। आज हम नफरतों में बटे हुए पाकिस्तान है। तो जो ये यूथ है, मुझे कई तवक्को तो है कि शायद ये इस पाकिस्तान को बदल दें जिसमें ताकतवर का बेटा ताकतवर और गरीब का बच्चा हमेशा गरीब ही रहता है। शायद ये एक ऐसा पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाए जहां पे ये जो दौलत के पुजारी और ये जो वडेरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे जो कब्जे किए हैं वो खत्म हो जाए। और शायद ये एक ऐसा पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाए जहां हम एटमी कुव्वत होने के बावजूद दर दर भीख मांगने को फख्र न समझें और हमारा वजीर आजम ये ना कहे कि हम बेगर्स हैं। शायद हम एक ऐसा पाकिस्तान बना लें जो गैरतमंद पाकिस्तान। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।